हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनिक शिक्षण संस्थान सीकर मैं गोकुल। आज आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ क्लास 10th विज्ञान विषय का चैप्टर नंबर 8 कार्बन व इसके यौगिक। इसका आज हम पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं और पार्ट 2 में हमने कार्बन परमाणु की विशेषताएं अच्छे से पढ़ी थी। अब हम पार्ट 3 में पढ़ने वाले हैं कार्बन यानी हाइड्रोकार्बन व इसका वर्गीकरण। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं। हाइड्रोकार्बन जैसे नाम से हम पता कर सकते हैं कि हाइड्रो प्लस कार्बन अर्थात हाइड्रोजन व कार्बन से बने हुए यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब हाइड्रोकार्बन का जब वर्गीकरण करते हैं तो सामान्यतः हम इसको निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे हाइड्रोकार्बन जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। सामान्यतः सबसे पहले आता है विवृत श्रृंखला युक्त, यानी जिनकी श्रृंखला नहीं हो, विवृत हो, टूटी हुई हो, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? विवृत श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन या अचक्रीय हाइड्रोकार्बन। और ये अचक्रीय हाइड्रोकार्बन होते हैं वो एलिफेटिक यौगिक होते हैं। एलिफेटिक यौगिक अचक्रीय हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। उसके बाद में सेकंड जो होता है वो होता है सैवृत श्रृंखला युक्त। सैवृत श्रृंखला युक्त यानी वृत्त युक्त अर्थात चक्रीय हाइड्रोकार्बन, जिसमें वलय युक्त यानी जिनमें रिंग हो, एक वलय हो, उन सभी यौगिकों को सैवृत श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन में रखा गया है अर्थात चक्रीय हाइड्रोकार्बन में रखा गया है। अब ये जो विवृत श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार आता है हमारा वो आता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और सेकंड जो प्रकार आता है हमारा उसको लिखते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब हमें इसकी परिभाषा पता होनी चाहिए। संतृप्त हाइड्रोकार्बन उसकी परिभाषा क्या होती है? वे हाइड्रोकार्बन, ध्यान से देखना, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य क्या हो? कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध उपस्थित हो, उन हाइड्रोकार्बन को हम क्या बोलते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जैसे एल्केन, यानी एल्केन श्रेणी के जितने भी यौगिक हैं वो किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आते हैं। जैसे इसके कुछ उदाहरण देखते हैं एल्केन के, जैसे मेथेन है, एथेन है और प्रोपेन। तो ये क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण है। फिर बात आती है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होते हैं फिर से वो 2 प्रकार के होते हैं। तो पहले तो इनकी परिभाषा पता होनी चाहिए। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं? वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध या कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध उपस्थित हो, उन हाइड्रोकार्बन को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब इन्हें सामान्यतः 2 श्रेणियों के अंतर्गत बांटा गया है। पहला जो हाइड्रोकार्बन आते हैं वो आती हैं एल्कीन। एल्कीन में क्या होता है? वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध हो वो क्या कहलाते हैं? एल्कीन कहलाते हैं। जैसे एथीन है, प्रोपीन, तो ये भी क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक प्रकार। इसी प्रकार सेकंड जो है वो आता है एल्काइन। तो एल्काइन की यदि हम परिभाषा लिखे तो वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य क्या हो? त्रिबंध उपस्थित हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एल्काइन कहते हैं। जैसे एसिटिलीन है और प्रोपाइन, वो सब क्या कहलाती हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक प्रकार है। अब आती है सैवृत श्रृंखला युक्त या वलय युक्त जो यौगिक है, उनको फिर से 2 श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है एलिसाइक्लिक यौगिक। एलिसाइक्लिक यौगिक जो होते हैं वो एलिफेटिक प्रकृति के होते हैं। एलिफेटिक प्रकृति के जो यौगिक होते हैं उनको एलिसाइक्लिक यौगिक कहते हैं। अब यदि इनको हम परिभाषित करें तो जब इनको जलाया जाता है तो ये जलाने पर बिना धुएं के साथ जलते हैं, इसलिए इन्हें हम एलिसाइक्लिक यौगिक कहते हैं। जैसे साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन है वो क्या है? एलिसाइक्लिक यौगिक है। इसी प्रकार सेकंड जो आता है वो आता है एरोमेटिक यौगिक। तो एरोमेटिक यौगिक क्या होते हैं? जब इनको जलाया जाता है तो जलाने पर ये
काले धुएं के साथ जलते हैं, जैसे बेंजीन। तो साइक्लोहेक्सेन एलिसाइक्लिक यौगिक होता है और बेंजीन क्या होता है, एरोमेटिक यौगिक होता है। अब हम अगला इसमें टॉपिक जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, कार्बनिक यौगिक है उनका नामकरण किस प्रकार करते हैं, तो उनके कौन कौन से नियम हैं वो आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। कार्बनिक यौगिकों को पहचानने के लिए उनके नामकरण की अति आवश्यकता होती है। यानी जितने भी हमारे पास कार्बनिक यौगिक है उन कार्बनिक यौगिकों को पहचानने के लिए उनका नामकरण किया जाता है। और कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की अनेक पद्धतियाँ प्रचलित है। तो इसमें सबसे पहले हम जो पद्धति पढ़ेंगे वो आती है रूढ़ पद्धति। रूढ़ पद्धति में नामकरण। सेकंड जो आती है वो आती है व्युत्पन्न पद्धति। और थर्ड जो आती है उसका नाम है IUPAC पद्धति। तो IUPAC है उसका यदि पूरा नाम हम कहें तो क्या नाम होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये IUPAC का पूरा नाम है। अब हम एक एक जो पद्धति है उसको विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की जो पद्धति है उसमें सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं वो है रूढ़ पद्धति। रूढ़ पद्धति में कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किस प्रकार किया जाता है उसके बारे में देखेंगे। तो रूढ़ पद्धति में जो कार्बनिक यौगिकों का नामकरण है वो उन यौगिकों को उनकी प्राप्ति स्थलों के आधार पर, उन यौगिकों को उनके प्राप्ति स्थलों के आधार पर, या हम इसको बोल सकते हैं उनमें उपस्थित गुणों के आधार पर इसका नामकरण किया जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, इस पद्धति में यौगिकों का नामकरण उनके प्राप्ति स्रोतों व गुणों के आधार पर किया जाता है। प्राप्ति स्रोतों व उनके गुणों के आधार पर कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया जाता है। जैसे इसको हम कुछ उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं सूत्र, उसके बाद में इसका लिखते हैं रूढ़ नाम। जैसे एक सूत्र लिखेंगे और रूढ़ नाम और उनके प्राप्ति स्रोत या उनके प्राकृतिक स्रोत, जैसे सबसे पहले CH4, इनको IUPAC भाषा में मेथेन कहते हैं। लेकिन जब इसका रूढ़ नाम किया जाता है तो इसका रूढ़ नाम होता है मार्स गैस। अब इनका प्राप्ति स्रोत क्या होता है, मार्सी स्थानों से प्राप्त होने के कारण, मार्सी स्थानों, जिसको हम मार्सी स्थानों को बोलते हैं दलदली स्थान। मार्सी स्थानों
या दलदली स्थानों से प्राप्त होने के कारण CH4 को क्या नाम दिया जाता है? मार्स गैस कहा जाता है। सेकंड आता है इसमें CH3OH। CH3OH इसका रूट नाम क्या होता है? कास्ट स्प्रिट। कास्ट स्प्रिट। अब इसे कास्ट स्प्रिट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका निर्माण या उनका प्राकृतिक स्रोत कहाँ से होता है? लकड़ी के भंजक आसवन से। लकड़ी के भंजक आसवन से, इसको हम आगे तक लिख सकते हैं, भंजक आसवन से प्राप्त होने के कारण। लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होने के कारण इसको हम क्या बोल सकते हैं? कास्ट स्प्रिट कहते हैं। थर्ड हमारा जो आता है वो आता है CH3COOH। CH3COOH इसको हम बोलते हैं एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल इसको क्यों कहते हैं? सिरके से प्राप्त होने के कारण। सिरके से प्राप्त होने के कारण। अब जो सिरका है उसको लैटिन भाषा में क्या बोलते हैं? एसिटम। सिरका या एसिटम से प्राप्त होने के कारण इसको क्या कहते हैं? एसिटिक अम्ल कहते हैं। उसके बाद में अगला हम देखते हैं HCOOH। HCOOH इसको बोलते हैं फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल। अब फॉर्मिक अम्ल इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो चींटी होती है, चींटी के डंक से प्राप्त होता है। प्राप्त होने के कारण, चींटी के डंक से प्राप्त होने के कारण, और चींटी को क्या कहते हैं? फॉर्मिका कहते हैं। इसलिए फॉर्मिका से अम्ल का नाम क्या पड़ा? फॉर्मिक अम्ल। ये होता है, इसको बोलते हैं लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल। CH3COOH इसको क्या बोलते हैं? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल क्यों कहते हैं? क्योंकि खट्टा जो दूध होता है, खट्टे दूध से प्राप्त होने के कारण, दूध से प्राप्त होने के कारण इसको क्या बोलते हैं? लैक्टिक अम्ल। और दूध को हम क्या कहते हैं? लैक्टम। और लैक्टम से इस अम्ल का नाम क्या पड़ा? लैक्टिक अम्ल। इस अम्ल का नाम जो है वो पड़ा। तो अब हम उसके बाद में ये हमने देखा कि जो रूट नाम है वो उनके प्राकृतिक स्रोत और उनके गुणों के आधार पर किस प्रकार किया जाता है। तो जैसे मार्स गैस, CH4 को मार्स गैस कहते हैं, दलदली स्थान या मार्सी स्थान से प्राप्त होने के कारण। CH3OH को कास्ट स्प्रिट बोलते हैं क्योंकि लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होता है। CH3COOH एसिटिक अम्ल कहते हैं क्योंकि सिरके से प्राप्त होता है, और सिरके को हम क्या बोलते हैं? एसिटम कहते हैं। फॉर्मिक अम्ल HCOOH इसको फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं क्योंकि ये चींटी के डंक से प्राप्त होता है। उसके बाद में CH3COOH इसको बोलते हैं लैक्टिक अम्ल। लैक्टम या दूध से प्राप्त होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? लैक्टिक अम्ल है जो पड़ा। अब उसके बाद में कुछ एक दो उदाहरण और देखते हैं। जैसे यदि जो रूट पद्धति में कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया जाए तो उसमें जब भी सीधी और लंबी श्रृंखला आती है तो उस श्रृंखला को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल कहते हैं। जैसे अगला इसमें देखते हैं, यदि कार्बन की जो श्रृंखला है एसाकित हाइड्रोकार्बन, एसाकित हाइड्रोकार्बन को
एसाकित हाइड्रोकार्बन को नॉर्मल या एन कहते हैं। जो सीधी एसाकित लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है उसको नॉर्मल कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण देखते हैं, CH3 CH2 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 CH3। तो इसमें 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन को पेंट बोलते हैं। तो पेंट है एकल बंध, तो क्या हो जाएगा, पेंटेन। अब इसमें देखो एसाकित हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है, इसमें किसी प्रकार की शाखा नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं रूट पद्धति में, नॉर्मल। तो पीछे क्या लगा देते हैं, एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एन पेंटेन। इसी प्रकार इसका अगला जो नियम होता है रूट पद्धति में, ये जो समूह होता है CH3 CH2 CH3 CH, ये जो समूह होता है इस समूह को आइसो समूह कहते हैं। ये जो समूह है इस समूह को क्या कहा जाता है, आइसो समूह कहा जाता है। जैसे एक उदाहरण देखते हैं, जैसे CH3, इधर CH3 CH3 या इसको, तो यदि इसका जब रूट पद्धति में नामकरण किया जाता है तो ये समूह कौन सा समूह कहलाता है, आइसो समूह कहलाता है। तो इसको हम क्या नामकरण क्या लिखते हैं, इसमें कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 4। तो जब 4 कार्बन परमाणु की संख्या हो तो हम जो पूर्व लग्न के रूप में क्या लगाते हैं, 1 के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप और 4 के लिए ब्यूट। तो क्या हो जाएगा, ब्यूट। एकल बंध है तो क्या लगेगा, एन। ये आगे हम IUPAC नामकरण में देखेंगे। तो ब्यूटेन, तो ये समूह पीछे कौन सा है, आइसो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसो ब्यूटेन। इसी प्रकार इसका एक और उदाहरण देख सकते हैं, जैसे CH3 CH CH2 CH3, इसमें समूह क्या है, आइसो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसो। और टोटल जो कार्बन परमाणु है वो है 5, तो 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट, तो इसका नाम हो जाएगा आइसो पेंटेन। तो इस प्रकार यदि रूट पद्धति में ये समूह दिखे तो इस समूह को क्या कहा जाता है, आइसो समूह कहा जाता है। फिर इसमें एक तीसरा जो इसका ही नियम है रूट पद्धति का, वो इस प्रकार, यदि आपको कभी भी ये जो समूह आपको दिखे, जैसे CH3 CH2, ये समूह जब भी आए तो इस समूह को कौन सा समूह बोलते हैं, नियो। रूट पद्धति में जब भी ये समूह दिया जाए तो उस समूह को कौन सा समूह बोला जाता है, नियो समूह बोला जाता है। जैसे इसका 1-2 उदाहरण देखते हैं जिसके द्वारा हम इसको समझते हैं। जैसे CH3 CH3 इधर मैंने लिख दिया CH3। अब हमने ये देखा ये समूह कौन सा है, नियो समूह है। ये जो समूह कौन सा है, नियो समूह है। अब नियो है तो इसमें कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 5। तो 5 को हम क्या बोलते हैं, पेंट। एकल बंध है तो क्या हो जाएगा, एन, तो ये क्या हो जाएगा, पेंटेन। क्या हो जाएगा, पेंटेन। तो अब इसको यदि नामकरण के रूप में लिखे तो क्या लिख सकते हैं, ये जो समूह उसको क्या बोलते हैं, नियो, तो इसके पीछे क्या लगा देंगे, नियो, तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा, नियो पेंटेन। इसी प्रकार इससे संबंधित एक अन्य उदाहरण और देखते हैं। जैसे मैंने लिखा CH3 CH3 CH2 CH3। अब ये जो समूह है
इस समूह को क्या बोलते हैं? नियो। तो हमने क्या लिख दिया? नियो। तो इसमें कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है? 6 कार्बन को क्या बोलते हैं? हेक्स। और एकल बंध है तो इसको क्या लिखते हैं? हेक्सेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? नियो हेक्सेन। तो इस प्रकार आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा हाइड्रोकार्बन व उसका वर्गीकरण, और उसके साथ हमने कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की जो 3 पद्धतियां हैं उनमें से रूढ़ पद्धति के आधार पर कार्बनिक यौगिकों का नामकरण है वो किस प्रकार किया जाता है उसके बारे में अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे जो सेकंड पद्धति है जिसका नाम है व्युत्पन्न पद्धति, और उसके बाद में जो IUPAC पद्धति है उसके आधार पे कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किस प्रकार किया जाता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं।